नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शैला। और इस शो के जरिए, जो कि हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो है, हम आत्मनिर्भर होते हुए भारत की आर्थिक विकास की झलक आपको दिखाते हैं। साथ ही बात करते हैं टेक टॉक और कैसे आप रह सकते हैं फिट। इस सेगमेंट पर भी हम डालेंगे खास नजर और साथ साथ बात करेंगे टेक टॉक की, वर्ल्ड वॉच, हर वो बात जो कि आपके दिन को बनाने वाली है बेहद खास। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ की बैठक। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करने के उपायों पर की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री सुगियोनो आज भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। नीट यूजी री एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए किए गए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय। एनटीए के छात्रों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने का किया आग्रह। रूस ने 13 घंटे की अवधि में यूक्रेन की तरफ से दागे गए 300 से ज्यादा ड्रोनों को नष्ट करने का किया दावा। यूक्रेन ने मॉस्को समेत 13 इलाकों में दागी ड्रोन। भारत ने जीता सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार जमाया ट्रॉफी पर कब्जा। तो आपको बता दें कि दुनिया भर के बाजारों और आर्थिक हालात में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत अपनी तरक्की की रफ्तार को कम नहीं होने देना चाहता है। बिल्कुल, और इस मकसद के लिए प्रधानमंत्री ने कल आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई और इसकी अध्यक्षता की। अब इस बैठक का मकसद वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की रणनीतियों की समीक्षा करना था। आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने अस्थिर वैश्विक माहौल में आर्थिक गति को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में भारत की मजबूती को बढ़ाने के लिए कई विचारों, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और नीतिगत उपायों पर भी चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकास दर को बनाए रखना था। इस बैठक में लोगों के जीवन को आसान बनाने और कारोबार करने में सहूलियत बढ़ाने से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा हुई। विचार विमर्श का केंद्र शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना और निवेश तथा उद्यमिता के लिए बेहतर माहौल तैयार करना रहा। सदस्यों ने वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी राय दी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और असमान ग्रोथ ट्रेंड से जूझ रही है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उस पर नजर डालते हैं। वैश्विक मंदी और तनाव के बीच भारत की 7.7% की रफ्तार को बरकरार रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों पर गहन मंथन हुआ। लाल सागर और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत के व्यापार, एमएसएमईज और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ने वाले असर का बारीकी से आकलन किया गया। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और व्यापारिक बाधाओं को खत्म करने के लिए नियमों को और अधिक सरल बनाने पर सहमति बनी। विदेशी झटकों से बेअसर रहने के लिए देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और घरेलू उपभोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं, जो आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र सुझाव देते हैं तथा सरकार को दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और उभरते आर्थिक रुझानों पर सलाह प्रदान करते हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा आर्थिक संदेश ये है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में 7.7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करके भारत ने अपनी आंतरिक मजबूती साबित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अनिश्चितताओं और चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की जीडीपी वृद्धि के साथ भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। तो देखिए भारतीय ग्रोथ स्टोरी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 25-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दमदार क्षमता का परिचय दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही, जबकि नॉमिनल जीडीपी में 8.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। ये वृद्धि कोई संयोग नहीं बल्कि विनिर्माण, सेवा और कृषि सेक्टर की साझा मजबूती का प्रमाण है। Whole financial year, if we compare to SAE, it was 7.6% earlier, which was released on 27 February this year. Now it is, the provisional estimate is coming to 7.7% growth. Sector-wise, it is showing that manufacturing sector is showing a reasonably good growth rate, that 10.7%, and double-digit growth was found in the first 3 quarters. Tertiary sector, that is services sector, shown a consistent growth of more than 9% in all the quarters, driven by mainly trade, financial services and professional services. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज्यादा मजबूती दी। विनिर्माण क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूरे सेकेंडरी सेक्टर को 8.8% की मजबूत वृद्धि प्रदान की। उत्पादन गतिविधियों में तेजी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ता सरकारी खर्च, घरेलू मांग में सुधार और निर्यात में उछाल ने इन क्षेत्र को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। पीएलआई योजनाएं, बढ़ते निवेश और घरेलू बाजार की मजबूती ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी, जिसका सीधा लाभ रोजगार सृजन और पूंजी निवेश दोनों में दिखा। ऐसे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। भारत के ग्रोथ इंजन को सर्विस सेक्टर ने भी मजबूती प्रदान की। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, भंडारण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की। इसका नतीजा ये रहा कि तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 9.3% पर पहुंच गई, जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक है। पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में आई तेजी ने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। केंद्र सरकार की मजबूत कृषि नीतियों के चलते देश का किसान समृद्ध बन रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र के दम पर देश की जीडीपी भी नई उड़ान भर रही है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2% रही। अच्छा मानसून, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और मत्स्य क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीण आय में वृद्धि ने उपभोग मांग को बल प्रदान किया, जिसका सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में भी विकास की रफ्तार कायम रही। वास्तविक जीडीपी 7.8% और जीवीए 7.9% बढ़ा। इस दौरान जीएफसीएफ में 10.8% का शानदार उछाल और पीएफसीई में 7.1% की वृद्धि ने साबित कर दिया कि निवेश और उपभोक्ता विश्वास दोनों मजबूत बने हुए हैं। इस वित्त वर्ष की सबसे बड़ी खासियत ये है कि विकास किसी एक क्षेत्र पर आश्रित नहीं रहा।
कृषि ने ग्रामीण आधार को मजबूत किया तो मैन्युफैक्चरिंग ने औद्योगिक गति प्रदान की और सर्विस सेक्टर ने ऊंची उड़ान भरी। मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता निवेश, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और नीतिगत सुधारों ने मिलकर ये करिश्मा किया है। वैश्विक मंदी के दौर में 7.7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर भारत के आर्थिक सुधारों की निरंतरता का प्रमाण है। अजय मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज पर हमारा खास शो नया सवेरा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो के बीच आज वार्ता होनी है और दोनों नेता आज नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर गहन मंथन होगा। इस बैठक में जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान बनी सहमतियों और द्विपक्षीय समझौतों की भी समीक्षा होनी है। भारत इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संबंधों को दिशा देने वाला सबसे बड़ा मंच है। ये बैठक जो है वो इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि 2018 में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। सामरिक हलकों में इस यात्रा को लेकर इसलिए भी बेहद उत्सुकता है क्योंकि हाल के महीनों में भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की संभावित खरीद को लेकर बातचीत तेज हुई है। हालांकि अभी तक किसी अंतिम अनुबंध पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन इस दौरे में रक्षा, तकनीकी सहयोग, आतंक विरोधी अभियान और समुद्री गश्त जैसे बड़े मुद्दों पर बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं सुगियोनो की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इंडोनेशिया वैश्विक दक्षिण और ब्रिक्स मंचों पर अपनी भूमिका का विस्तारीकरण कर रहा है। पिछले महीने भी सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में भारत आए थे। अब ऐसे में एक महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा दौरा भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे होते हुए राजनीतिक और कूटनीतिक समन्वय को दर्शाता है। वहीं भारत नेपाल संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के रिश्ते साझा सांस्कृतिक विरासत, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और आपसी विश्वास पर आधारित है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क और विकास सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच काफी अहम समझौते भी हुए हैं, जिसमें 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत 72 स्वास्थ्य सुविधाओं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं को वर्चुअली सौंपने समेत साथ सीमा पार व्यक्तिगत पैसे भेजने की सुविधा के लिए भारत के UPI और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के बीच समझौता हुआ। नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच MOUs का आदान प्रदान हुआ। Nepal, we of course share a very special relationship, one which is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit, and our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response, and culture. But today we have an opportunity to also take it forward in many other areas
in newer domains like startups, AI, information technology, renewable energy and others. और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के BSF फ्रंटियर मुख्यालय में सीमावर्ती सुरक्षा और समग्र विकास को लेकर अहम बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, इमारतों के निर्माण और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सख्ती से नजर रखने का निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने पिछले 5 साल के जमीन रिकॉर्ड की जांच करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाने और पूरी तस्करी श्रृंखला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ राज्यों की जिम्मेदारी रेखांकित की और कलेक्टरों, GST अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को नकली करेंसी की जांच करने के लिए सक्रिय रहने के लिए कहा है। अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी है, जिसमें स्थानीय पुलिस, BSF जवान और पटवारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। और अब बात LPG की। देश में रसोई गैस यानी LPG की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते 3 महीने में ये दूसरी बार की गई बढ़ोतरी है और बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले जो LPG सिलेंडर है, उनकी कीमत 913 रुपए से बढ़कर अब 942 रुपए हो जाएगी, जबकि सिलेंडर की आपूर्ति की असली लागत अब 1600 से 1700 रुपए हो गई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में वृद्धि होने के बाद 7 मार्च को 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद आज ये दूसरी बार वृद्धि की गई है। हालांकि सरकार अब भी जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कीमतों को नियंत्रित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा रहा। इसलिए इस वृद्धि के बावजूद भारत में रसोई गैस की कीमत पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की कीमतों से भी बहुत कम है। तो 3 महीनों में ये दूसरी बार कीमत बढ़ी है, रसोई गैस महंगा हुआ है और भारत में रसोई गैस की कीमतें कम हैं। भारत में कीमतें जो है कई पड़ोसी देशों से काफ़ी ज़्यादा कम है। कई पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ती उज्ज्वला योजना से लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है और दिल्ली में कीमत जो है 942 रुपये जो है LPG सिलेंडर की है, जो कि घरेलू सिलेंडर है उनके लिए। तो पड़ोसी देशों से अगर तुलना करें तो भारत अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। भारत में रसोई गैस की कीमतें कम है। उज्ज्वला योजना से लाभार्थियों को सीधे लाभ मिल रहा है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो जो सिलेंडर की कीमत है उसमें वो अब 942 रुपये है, 7 रुपये का इजाफा किया गया। वहीं आपूर्ति की जो लागत है वो 1600 से 1700 रुपये आंकी जा रही है। अब हर सिलेंडर पर अगर हम समझें तो सरकार को 600 से 700 रुपये का घाटा है और LPG जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी होती हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि जो आम उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उस पर बोझ ना डाला जाए। और होर्मुज के रास्ते लगातार ऊर्जा आयात हो रहा है देश में और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की फिलहाल कोई कमी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने के बावजूद। इसीलिए भारत में जो है घरेलू गैस वो सस्ती कीमत पर ही प्रदान की जा रही है। भले ही उसमें सरकार को थोड़ा घाटा उठाना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही है कि जो आम उपभोक्ता है उस पर सारा भार ना डाला जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि घरेलू जो गैस सिलेंडर है वो अभी भी पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर भारत में लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसीलिए बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है सरकार द्वारा, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पैनिक बाइंग से बचें और कंफर्टेबल स्टॉक है भारत के पास। और अगर इसकी तुलना, जैसे कि शैला ने भी कहा, अगर हम अन्य देशों से करें तो अभी भी हम बहुत ही ज़्यादा संतुलित और संरक्षित पोजीशन पर है। लेकिन आइए बात करते हैं उस बड़ी कामयाबी को लेकर जिसने भारत की ऊर्जा ताकत को एक नई उड़ान दी।
समंदर की गहराइयों से निकला है एक ऐसा खजाना जो आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर को बदल कर रख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि अंडमान के समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है, एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये सिर्फ एक खोज नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मिशन की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गैस के क्षेत्र में भी भारत पूरी तौर पर आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आएगा। दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। इसके जरिए भारत अब ऊर्जा के मामले में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य का एक मजबूत खिलाड़ी बनने की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत को जिस प्रकार गैस का खजाना मिला है, अंडमान में प्राकृतिक गैस का भंडार। और ये जानकारी खुद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। ये खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित श्री विजयपुरम 3 नामक खोजी कुएं में की गई और लगातार ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं, ऐसे नए नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं जिससे भारत की जो आत्मनिर्भरता है, पूरे अगर हम गैस और ऑयल क्षेत्र की बात करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हो पाए और निर्भरता अन्य देशों पर कम। बिल्कुल, निर्भरता कम हो। कहीं ना कहीं भारत दूसरे देशों को भी ऊर्जा के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ता हुआ उनको सहयोग करता हुआ भी नजर आएगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के जो कथित रूप से लीक या फिर अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहें हैं, उनका खंडन किया है। एजेंसी ने साफ कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने यह भी जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता से पूरी तरह वो बनी हुई है, यानी कि जो पूरी प्रणाली है उसे ट्रांसपेरेंट तरीके से अब निभाया जा रहा है और उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं उम्मीदवारों और अभिभावकों को ये सलाह दी गई कि वो अनजान किसी भी सोर्स से प्राप्त की गए किसी भी संदेश को ना माने, ना कोई पेमेंट करे, ना ही आगे भेजे और ना ही धोखाधड़ी के झांसे में आए। एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अफवाहों से बचने और केवल सत्यापित वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से ही जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने का आग्रह किया है। तो तमाम अफवाहों का एनटीए ने खंडन किया है। सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम दावों और अफवाहों का साफ तौर पर खंडन किया है। और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार की, जिसने मदरसों के कामकाज, उनके बुनियादी ढांचे और उनकी कानूनी स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में 5 जुलाई तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण से सरकार को यह सत्यापित करने में मदद मिलती हुई नजर आएगी कि सभी मदरसे मौजूदा नियमों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, और ये भी कि उनके पास जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो मौजूद भी हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य में सत्ता में आने के 1 महीने बाद ये सामने आया है। पार्टी ने 15 वर्षों तक राज्य प्रशासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने 5 जून को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार जिला प्रशासनों को मदरसों के स्थान, उनकी स्थापना का वर्ष, पंजीकरण विवरण, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता और विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट करना होगा कि संस्थान आवासीय है, सहायता प्राप्त निजी संस्थान है या फिर गैर सहायता से चलते हैं, और रिपोर्ट में मदरसों में पढ़ाए जा रहे जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो सिलेबस है, उसका विवरण देना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मदरसा शिक्षा क्षेत्र में भविष्य की योजना बनाने में सहायता के लिए एक डेटाबेस तैयार करना है। प्रशासन के सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि समीक्षा के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता या अनधिकृत गतिविधि की अलग से जांच की जाएगी। हालांकि मदरसों द्वारा अपनाए जा रहे मौजूदा शैक्षणिक ढांचे या पाठ्यक्रम में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शुरू की गई कई नीतिगत पहलों के बीच एक बड़ा कदम उठाया गया है। भाजपा सरकार ने हाल में राज्य में अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ साथ मदरसों में भी सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस को 2019 के सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित सभी शिकायतों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सीएए दिसंबर 2019 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना है। वहीं सीएए के लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पश्चिम बंगाल में हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ इलाकों में कथित तौर पर हिंसा हुई थी और तोड़फोड़, आगजनी और रेलवे की संपत्ति पर हमलों की घटनाएं सामने आई। रेलवे से भी इस जांच में सहयोग लिए जाने की उम्मीद है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो दूसरी ओर संदेश खाली से हथियारों की बरामदगी ने टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल के दौरे और रेलवे विस्तारीकरण के बड़े विजन के साथ विकास की राजनीति को नई धार दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेमे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली। 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब होने का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ ही मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई, लेकिन न्यायमूर्ति चेताली चट्टोपाध्याय की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अगले बुधवार को ही होगी। वहीं टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने दावा किया कि उनके साथ 60 से ज्यादा विधायक हैं। वहीं भाजपा सहित दूसरे दल मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है। 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है। टीएमसी तो खत्म हो गई। मैं तो पहले ही बोला था ये सरकारी पार्टी है। सरकारी पार्टी जिस दिन बेनिफिशियरी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। 80 एमएलए जो निर्वाचित होके आया, 2 को सस्पेंड किया तो सस्पेंशन को एलओपी बना दिया। तो पार्टी का जो लीडर लोग का जो ऐलान करेगी, निर्णय लेगी, वो तो सही सलामत में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पार्टी नेशनल नहीं है तो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या वैल्यू है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कोलकाता पहुंचने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नबान्न में उनका स्वागत किया। अश्विनी वैष्णव ने मेट्रो सेवाओं का भी निरीक्षण किया। जय हिंद मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो में सफर किया और यात्रा के दौरान सह यात्रियों से संवाद भी किया। इसके बाद वो नुआपाड़ा मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुविधाओं और मेट्रो संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास को जानबूझकर रोके रखा गया था और ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि विकास कार्य आगे न बढ़ सके। उन्होंने बताया कि कोलकाता शहर में आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। विदिन फ्यू डेज ये इतना मैसिव काम जो आप देख रहे हो, विदिन फ्यू डेज किया और आज कोलकाता शहर के निवासियों के लिए इतनी बड़ी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है। मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोलकाता मेट्रो के लिए और जो भी डेवलपमेंट का काम होगा हाथ में लेंगे। 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स
नेक्स्ट 5 इयर्स में कोलकाता मेट्रो में इंडक्शन की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार विकसित नया बंगाल बनाएगी। बंगाल के बारे में जो लोगों का हमने वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक जितने निर्णय सरकार ली है, शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है। संदेश खाली में बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता के तालाब से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। तालाब के मालिक टीएमसी नेता और पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास इलाके से फरार हो गए हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल सचिवालय नबन्ना में कुछ स्तरीय बैठक के दौरान राज्य में रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क में 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें जुड़ जाएंगी, जिससे मेट्रो सेवाएं अधिक आधुनिक, तेज और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनेंगी। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जो कदम उठा रही है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा की है। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है और ये ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी और दिल्ली से सिलीगुड़ी की ये यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी होने से लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो बंगाल में रेलवे के विकास पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वैसे लंबित एनओसी प्राप्त होने की दिशा में भी ये प्रगति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं का समाधान भी है ताकि बंगाल में रेलवे के विकास को मिशन मोड में किया जा सके और रेलवे परियोजनाओं पर कार्यों में तेजी लाने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है और इसमें केंद्र और राज्य के समन्वय से इन कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। बंगाल में रेलवे के विकास पर जोर है और आपको बता दें कि कोलकाता मेट्रो के लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनों की शुरुआत होगी। अगले 5 वर्षों में 60 नई नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन जो है कोलकाता को मिलती हुई नजर आएंगी। कोलकाता मेट्रो में व्यापक आधुनिकीकरण पर भी जोर है। किस प्रकार से रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, मेट्रो में यात्री सुविधाओं के विस्तार की योजना है। 6 घंटे में यात्रा संभव करने पर जोर रहेगा। ईस्ट टू वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विकास पर भी जोर रहेगा। इसके साथ ही डांकुनी से सूरत तक का एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, जिसकी वजह से आप रेलवे के इस विकास का विस्तारीकरण देख पाएंगे और फ्रेट कॉरिडोर से कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। माल ढुलाई जो है वो आसान होगी। पश्चिम बंगाल में रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन को 100% पूरा करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है और भविष्य में नई ट्रेन और आधुनिक स्टेशन का भी विकास किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल आज उत्तर बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और आज वो सुबह 9 बजे सिलीगुड़ी स्थित बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। नगर पालिका कार्य, महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल सुबह 10 बजे उत्तर बंगाल के मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में उत्तर बंगाल के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। लगभग 11 बजे उनका उत्तर बंगाल के नगर पालिका कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक और बैठक का कार्यक्रम है। अग्निमित्रा पॉल आज दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक और पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करने वाली है। तो अग्निमित्रा पॉल का उत्तर बंगाल का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज वो रांची में राज्य भर से आए सभी जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, प्रदेश प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया सेल पदाधिकारियों और विभिन्न मंच मोर्चे के अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। इससे पहले कल वो रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से नितिन नवीन का अभिनंदन किया। नितिन नवीन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। भारत और मंगोलिया के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। साझा बौद्ध विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव पर टिकी है ये रणनीतिक साझेदारी।
आपको बता दें कि साल 1955 से लगातार ये साझेदारी आगे बढ़ रही है। रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण के साथ साथ आज भारत और मंगोलिया की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। मंगोलिया के डोनगोवी प्रांत के शैन में बन रही देश की पहली तेल रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उलान बटोर से देखिए हमारे संवाददाता तन्वी तनेजा की यह विशेष रिपोर्ट। मंगोलियाई नागरिकों के लिए भारत का मतलब है भगवान बुद्ध और पूजनीय लामाओं की पवित्र धरती। सदियों से भारत से शुरू हुई बौद्ध शिक्षाओं ने मंगोलिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को संवारा है। आधुनिक दौर में भी दोनों देशों के बीच यह मजबूत सांस्कृतिक और साहित्यिक जुड़ाव इस आत्मिक रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। मंगोलिया और भारत की इस मजबूत दोस्ती के केंद्र में दोनों देशों के लोग हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों ने कई क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम किया है, जो जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार की आर्थिक मदद से तैयार हो रहा मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट इस साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। हमारी टॉप मैनेजमेंट इस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सिर्फ यही नहीं, हम अपना सपना सच करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भर बन जाएंगे और पड़ोसी देशों पर निर्भरता का असर वाकई कम हो जाएगा। तो आप यहाँ जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यह सब 35 गुना है। हमने इसे एक ही सीजन में पूरा कर लिया। एक वर्किंग सीजन यानी सिर्फ 7 महीने में हमने इसे पूरा किया और इस आर्कटिक जैसी जलवायु में यह हमारी उपलब्धि है। क्लाइमेट इस मेगा प्रोजेक्ट की अहमियत इसकी भारी भरकम लागत तक सीमित नहीं है। ये रिफाइनरी तैयार होने के बाद तेल आयात के मामले में दूसरे देशों पर मंगोलिया की निर्भरता काफी कम हो जाएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति मिलेगी। ये भारत और मंगोलिया के लिए एक प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही कीमती प्रोजेक्ट है और भारत की तरफ से भी मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। तो भारतीय लोगों के लिए ये वाकई एक अच्छा मौका है, हमारे लिए भी, और साथ ही हम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये गेम बदल देगा। हाँ, और हम इस प्रोजेक्ट से वाकई खुश हैं। बहुत बढ़िया। हैदराबाद की कंपनी MEIL के कंट्री हेड मुरली KBVS का मानना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल मंगोलिया की किस्मत बदल देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारतीय निवेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बेशक ये हमारे लिए और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शेड्यूल के हिसाब से हम 2028 में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। पूरी तरह तैयार होने के बाद इस रिफाइनरी में हर साल 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे मंगोलिया के घरेलू बाजार के लिए पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और LPG का उत्पादन यहीं पर मुमकिन हो पाएगा। स्कूलों और प्रौद्योगिकी केंद्रों से लेकर क्षमता निर्माण के विभिन्न पहलुओं तक भारत मंगोलिया की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए नए अवसर सृजित करने में मदद कर रहा है और यही जन केंद्रित परियोजनाएं ही हैं जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम दे रही हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ तन्वी तनेजा, DD न्यूज, उलान बाटोर। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। सुरक्षित भोजन केवल स्वास्थ्य सवाल नहीं, बल्कि समाज और आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है। बिल्कुल, WHO के अनुसार साफ सफाई, सही तापमान और पोषण संतुलन जो है वो अपनाकर लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और विश्वास का आधार है। लेकिन यही भोजन अगर असुरक्षित हो जाए तो गंभीर बीमारियों और मौत का कारण भी बन सकता है। इसी खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में इस दिवस की शुरुआत की थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO मिलकर मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य है खेत से लेकर थाली तक हर स्तर पर सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना है। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा आज एक बड़ी वैश्विक चुनौती बनी हुई है। WHO के अनुसार दूषित भोजन के कारण हर वर्ष करोड़ों लोग बीमार पड़ते हैं और लाखों लोगों की जान चली जाती है। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, रसायन या अन्य हानिकारक तत्व स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
यही वजह कि खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा विषय है। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत कार्यक्षमता और समृद्ध समाज की नींव रखता है। खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकारों या उद्योगों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की भी है। WHO सुरक्षित भोजन के लिए 5 महत्वपूर्ण आदतों पर जोर देता है। साफ सफाई बनाए रखना, कच्चे और पके भोजन को अलग रखना, भोजन को अच्छी तरह पकाना, सुरक्षित तापमान पर उसका भंडारण करना और स्वच्छ पानी तथा गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल का उपयोग करना। ये छोटे छोटे कदम भोजन जनित बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI निभाता है। यह संस्था खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता मानक तय करने, परीक्षण करने और लाइसेंस जारी करने का काम करती है। देश भर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को संतुलित आहार की जानकारी दी जा रही है, जबकि किसानों, खाद्य उत्पादकों और व्यवसायियों को गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बदलती जीवन शैली और आधुनिक तकनीक के दौर में खाद्य सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। किसान से लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, परिवहन व्यवस्था, दुकानदार और उपभोक्ता, खाद्य सुरक्षा की इस श्रृंखला में हर कड़ी महत्वपूर्ण है। डिजिटल निगरानी, बेहतर पैकेजिंग और जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित भोजन की दिशा में नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत सुरक्षित भोजन से होती है और हर व्यक्ति की सतर्कता ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें कि दिल्ली के शाहदरा जिले स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र में नेहरू गली ट्रैफिक लाइट्स के पास शनिवार को एक दुकान में आग लगने की एक घटना सामने आई है और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और वक्त से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज पर हमारा खास शो नया सवेरा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हमारा जो मेडिकल नॉलेज है ऐसे वंचित समाज के लिए दे सकते हैं कि जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। शादी होके सीधे कहीं गांव में जाना है, आदिवासियों के साथ काम करना है, तो क्यों गए हम डॉक्टर बोले के साथ। हाँ, तुझे कार्यकर्ता वैसा मिलेगा तभी मैं शादी करूंगी। आप लोगों ने तो वो हालात अपने सामने देखे होंगे ना, कभी कभी नक्सल अटैक हुआ। काम करते समय निराशा तो आती है। जनजातीय समाज की जो अशिक्षा है ये आपके लिए कभी अड़ंगा बन जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है। वो हुनर है उनमें, बस उसको जगाने की जरूरत है कि आप कर सकते हो। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है।
बिल्कुल, पिछले 12 सालों में राष्ट्रप्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक विशेष सीरीज चला रहा है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। और आज बात उन लोगों की जो लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहे, लेकिन अब सरकार की योजनाओं और विशेष कार्यक्रमों के जरिए उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश तेज हुई है। जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जातियां, गरीब महिलाएं और अल्पसंख्यक, साथ साथ देश के पिछड़े और सीमावर्ती इलाकों पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। आकांक्षी जिलों से लेकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में कैसे बदली है तस्वीर, देखिए आप भी। सदियों तक उपेक्षा, अभाव और संघर्ष की धूल में दबे रहे वर्गों को अब सशक्तिकरण की नई ऊर्जा देने की कोशिश हो रही है। जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले जनजातीय समुदाय हो या सामाजिक भेदभाव का दर्द झेलते अनुसूचित जाति के परिवार, गरीबी से जूझते करोड़ों लोग हो या सपनों को सीमाओं में कैद करने को मजबूर महिलाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का केंद्र अब वही लोग हैं जो लंबे समय तक विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अब केवल एक नारा नहीं बल्कि 2026 के भारत की जमीनी हकीकत बन चुका है। वंचितों का सशक्तिकरण और पिछड़े क्षेत्रों का कायाकल्प आज की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनजातियों से लेकर महिलाओं तक और आकांक्षी जिलों से लेकर सीमावर्ती गांवों तक विकास की किरण हर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन में आज सम्मान और आत्मविश्वास की नई शुरुआत दिखाई दे रही है। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आज करोड़ों गरीब परिवार के सपनों को पक्की छत में बदल चुकी है। एक घर ने महिलाओं को सिर्फ आश्रय नहीं दिया बल्कि सुरक्षा, सम्मान और परिवारों में निर्णय लेने की ताकत भी दी है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रसोई के धुएं से जूझती करोड़ों महिलाओं को राहत दी है। 2016 से अब तक 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। अब रसोई में धुएं की जलन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की नई रोशनी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज भारतीय महिलाएं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सचमुच सितारों तक पहुंच रही हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में भारतीय महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में हैं। इस बदलाव को संवैधानिक आधार देते हुए नारी शक्ति वंदन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक पहल बन चुका है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी, सामाजिक और विकासात्मक निर्णय लिए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन को नई दिशा दी है। मुस्लिम महिला विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण कानून 2019 के तहत तत्काल 3 तलाक यानी तलाके बिद्दत को अमान्य और अवैध घोषित किया गया। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के माध्यम से मुस्लिम कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को निखारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी 25% या उससे अधिक है, वहां स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया गया है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक न्याय, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी विकास को नई गति दी है। सरकार ने पीएम जनमन जैसी ऐतिहासिक पहल के जरिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 24,104 करोड़ के बजट के साथ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का अभियान शुरू किया। वहीं पीएम अजय योजना के माध्यम से एससी बहुल गाँव में कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर गरीबी कम करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 9वीं और 10वीं छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया, ताकि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। एससी और एसटी उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना के तहत लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने पर 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है। दूर दराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का तेजी से विस्तार किया गया है। इन सभी पहलों का उद्देश्य एससी और एसटी समुदायों को सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता के साथ
देश की मुख्य धारा में मजबूत भागीदारी दिलाना है। आजादी के दशकों बाद भी देश के कई जिले और सीमावर्ती गांव विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। इसी अंतर को मिटाने के लिए सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए विकास की नई सोच को जमीन पर उतारा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस करते हुए देश के 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में जीवन स्तर सुधारने की कोशिश तेज हुई है। वहीं सीमाओं से सटे गांवों को सशक्त बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत 6,839 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। इस पहल के जरिए 1954 सीमावर्ती गाँव में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, विकास सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के आखिरी गांव और आखिरी व्यक्ति तक उसकी रोशनी पहुंचे। आज का भारत सिर्फ विकास की नई इबारत नहीं लिख रहा, बल्कि उन लोगों को भी आगे ला रहा है जो कभी हाशिए पर खड़े थे। नारी शक्ति, जनजातीय समाज, गरीब परिवार अब केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि नए भारत की विकास यात्रा के सबसे मजबूत भागीदार बन चुके हैं। और यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का वास्तविक स्वरूप। और आइए बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट एक दिन एक उत्सव की, जहां हम आपको उत्तरी केरलम के कन्नूर के घने जंगलों में लेकर जा रहे हैं, जहां प्राचीन कोट्टियूर वैशाख उत्सवम मनाया जाता है। बिल्कुल, मानसून के दौरान होने वाली 28 दिनों की इस अनोखी तीर्थ यात्रा में एलनीर वयप्प नाम की एक अहम रस्म होती है। ये एक सामूहिक रस्म होती है जिसमें हजारों भक्त जंगल में मौजूद स्वयंभू शिवलिंग पर कच्चे नारियल चढ़ाते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कोट्टियूर वैशाखोत्सव के ये रंग। केरल के कन्नूर जिले के घने जंगलों और सह्याद्री की गोद में बसा कोट्टियूर कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीवंत पुराण कथा है। यहाँ हर साल वैशाख महोत्सव यानी कोट्टियूर उत्सव मनाया जाता है, जो शिव भक्ति, प्रकृति की उदारता और प्राचीन आस्था का अनुपम संगम है। मई जून के मानसून में जब आसमान से फुहारें गिरती हैं, तब बावली नदी के किनारे अस्थायी यज्ञ भूमि सजाई जाती है। यहाँ कोई पक्का मंदिर नहीं है। देवता खुले आसमान के नीचे नदी के पत्थरों से बने चबूतरे पर विराजमान है, जिसे मणित्तर कहा जाता है, और इसके पास साल भर बहने वाला झरना मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये प्राचीन दक्ष यज्ञ स्थल को दर्शाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है इलनीर वयप्प समारोह। पारंपरिक थंडायन समुदाय के हजारों भक्त पैदल चलकर यहाँ पहुँचते हैं। वे कंधे पर रखे डंडे यानी कावड़ के सहारे कच्चे नारियल की टोकरियां उठाते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के बीच उग्र देवता वीरभद्र का रूप धरकर एक कलाकार मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है और भक्त नारियल अर्पित करते हैं। सुबह तक मुख्य पुजारी देवता पर नारियल का शुद्ध पानी चढ़ाते हैं। तीर्थयात्री अपने साथ ओडप्पू यानी बांस के रेशों से बने सफेद कृत्रिम फूल ले आते हैं, जो ऋषि भृगु की दाढ़ी का प्रतीक माने जाते हैं। कोट्टियूर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक भी है। विभिन्न समुदायों को सदियों पुरानी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे लकड़ी लाना, चावल लाना, तलवार लाना, जिसमें हर कोई अपनी भागीदारी को सौभाग्य, अपना अधिकार और साथ ही साथ कर्तव्य भी मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे हाथ में अखबारों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वक्त हो चला है कि हम समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरें आप तक पहुंचाएं प्रेस रिपोर्ट के जरिए। तो शैला, पहली खबर क्या बता रही हैं? बिल्कुल, पहली खबर जो है वो इंटेलिजेंट चार्जिंग से जुड़ी हुई है। जी हाँ, IIT गांधीनगर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये एक समाधान खोजा है। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी EV चलाने वालों की सबसे बड़ी एक चिंता होती है, और वो होती है कि बैटरी जो है उसकी वो जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो जाए, और ऐसे में चार्जिंग के समय उसमें ब्लास्ट से आग वाग ना लग जाए। तो IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने इसका एक स्मार्ट समाधान जो है वो खोजा है। उन्होंने एक ऐसी
इंटेलिजेंट चार्जिंग तकनीक जो है वो विकसित की है, जिससे हर बार चार्जिंग शुरू करने से पहले मौसम और बैटरी की सेहत की खुद ही उससे जांच हो जाएगी और इसके बाद सिस्टम जो है वो खुद तय करेगा कि बैटरी को कितना तेज और किस तरह से चार्ज करना है। और दावा ये किया गया है कि ये तकनीक बैटरी की उम्र बढ़ाएगी, चार्जिंग को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाएगी और आग के कारण मानी जाने वाली जो लिथियम प्लेटिंग है उसको भी रोकने में मदद करेगी। अगली खबर है, वो कहते हैं कि आइए अपना जीवन सुखद बनाएं, चलो एक पेड़ लगाएं। और इसी का सटीक और मुफीद उदाहरण बने हैं जिनका नाम है पीपल बाबा। जन आंदोलन बनाया उन्होंने अपनी जिंदगी में इस बात को कि पेड़ लगाने चाहिए और 2.5 करोड़ पौधारोपण वो कर चुके हैं। और आपको जानकर ये अचंभा होगा कि उन्होंने इस पौधारोपण की शुरुआत अपने नानी के दिए हुए 25 पैसे के साथ की थी। तो इसी एक सुविचार के साथ आप भी अपने जीवन में इस बदलाव को लेकर आइए कि पेड़ लगाने चाहिए। और नया सरा में जैसे कि वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन हमारी रवायत है कि जाने से पहले हम आपको कुछ खूबसूरत झलकियां दिखाते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं लद्दाख की खूबसूरत वादियों की तरफ। बिल्कुल, ऐसी खूबसूरत वादियां जो किसी का भी मन मोह लें। लद्दाख का हर एक नज़ारा एक नई कहानी बयान करता है, तो आप लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत नज़ारे का। मुझे, आंचल को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।